हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू अबित शिक्षा। आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू गाइस। आई होप आप लोगों ने जो कल का एग्जाम दिया था दैट वाज ऑन 15th सितंबर, वो आप लोगों ने अच्छे से दिया हो एंड द पेपर वाज वेरी इजी। टू बी रियली ऑनेस्ट, द पेपर वाज रियली इजी। जो भी हम मेमोरी बेस से जितना भी हम लोग निकाल पाए हैं उससे हमें पता चला है कि पेपर वाज फिर बहुत इजी एंड सो मेनी क्वेश्चन दैट वी डिड इन वेरियस सीरीज, न्यूमरस सीरीज ऑफ अभित शिक्षा। आप देख पाएंगे कि many question directly came not only of GS but also from maths, reasoning। वहाँ से भी बहुत सारे similar pattern के question जो है हम लोग निकाल पाए थे। So जिनको भी ऐसा लग रहा है कि वो अब qualify जो है नहीं कर पाएंगे, don't be disheartened because one more exam is on the way। So you cannot be मतलब अभी आप जो है अपने आप को इतना sad नहीं feel करवा सकते because you have no time, मतलब you have no time for the upcoming examination, it's just 14-13 days away। So जो हुआ the bygones be bygones, just focus on the examination and उसी के sequence में we will continue with our next topic जो एग्जाम में पूछा जाएगा। Now see HS लेवल का द लेवल जो GS का क्वेश्चन का पूछा गया था दैट वाज प्रिटी इजी, बट अब जो हम देखेंगे, ठीक है, इन दी ग्रेजुएट लेवल द लेवल विल बी थोड़ा सा ऊपर। सो जो भी हम पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, यहाँ पर एवरी क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ अदर एग्जामिनेशन। सो सेंट्रल लेवल के जैसे आपने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब ऑल दी क्वेश्चन आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, सम क्वेश्चन आर फ्रॉम SSC CGL, सम क्वेश्चन आर फ्रॉम SSC SCHSL, सम क्वेश्चन आर फ्रॉम UPSC CDS, some questions are from NDA। so इस टाइप का मिक्स बैग ऑफ क्वेश्चंस है। so the questions which I have taken today are थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा डेप्थ इन डेप्थ क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही टफ क्वेश्चन है। द क्वेश्चन सेटिंग है वो थोड़ा सा टफ है, और बाकी आपने जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों ने ऑब्वियसली कभी ना कभी पढ़ा होगा उनके बारे में। ठीक है, सो वी विल ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। दोज आर जो क्वेश्चंस थोड़ा सा दिखने में डिफिकल्ट हो बट हो इजी सॉल्वेबल क्वेश्चन हो। ठीक है, सो वी वुड स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोविजन ऑफ 6th शेड्यूल। ठीक है, प्रोविजंस ऑफ 6th शेड्यूल, इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा वो भी बताऊंगी कि कैसे करना है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। द प्रोविजन ऑफ 6th शेड्यूल जो है ये कौन से स्टेट में अप्लाई नहीं होता है, कौन से स्टेट में ये अप्लाई नहीं होगा, ये हम लोगों को पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन देखिए, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, गोवा है। तो 6th शेड्यूल जो है ना, इसका सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है याद करने का? मैं अगर आप लोगों को बताऊं, 6th शेड्यूल में ना 4 स्टेट्स आते हैं। ठीक है, 4 स्टेट्स है वो 6th शेड्यूल में आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम पेन का थिकनेस को थोड़ा बड़ा करेंगे। ठीक है, तो 4 स्टेट्स है जो कि 4th शेड्यूल में आते हैं। उसको कैसे याद रखेंगे? उसका फॉर्म जो ट्रिक है वो है ATMM। ठीक है, देखिए ATMM जो है ये 4 स्टेट्स है जो 6th शेड्यूल में आते हैं, बट इसका एक और, इसको कैसे याद रखेंगे? ATM विदाउट मनी, ऐसे ATMM विदाउट मनी। ये है आपका ट्रिक टू रिमेंबर योर 6 शेड्यूल स्टेट्स। कौन कौन सा है? असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम विदाउट मनी। मनी मीन्स मणिपुर। देखिए 3 स्टेट्स है, क्योंकि 3 स्टेट्स जो है ना, ये 3 स्टेट्स आपके M वर्ड से है ना। एक है आपका मेघालय, मिजोरम एंड योर मणिपुर। तो इसको याद करने का यही बेस्ट तरीका है कि आप लोग याद रखें। ये क्या याद रखेंगे आप लोग? ATM विदाउट मनी। मनी मीन्स मणिपुर। मणिपुर जो है ये 6th शेड्यूल में नहीं आता है। कौन कौन आता है? असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। ठीक है, मेघालय एंड मिजोरम विदाउट मणिपुर। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आप लोगों को थोड़े देख के जाने होंगे, बिकॉज अब जो है लेवल बिकॉज थोड़ा सा हाई होगा एंड डेफिनेटली इट विल बी लिटिल ऑन द टफर साइड। सो ये सब जो है ये आप लोग को आना होगा। ठीक है, सो जितना हो सकेगा हम यहाँ पे उस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि थोड़ा मतलब टफ लेवल का हो, ताकि इजी तो आप सॉल्व कर ही पाए। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? गोवा रहेगा, बिकॉज ऑब्वियसली गोवा जो है ये 6th शेड्यूल स्टेट में नहीं आता है। बट यहाँ पर अगर क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज, यहाँ पे देखिए ऑप्शन सेटिंग देखिए कि 3 स्टेट नॉर्थ ईस्ट के, 1 स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, तो ये इसमें आप लोग फिर भी एक बार को एलिमिनेट कर सकते थे। पर इधर ही अगर ऑप्शन नंबर D में मणिपुर हो जाता
तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर ऑप्शन में मणिपुर आए या अरुणाचल प्रदेश आ जाए या सिक्किम आ जाए, आपको पता है आंसर जो है ये तीनों तो रहेंगे ही, साथ में असम भी रहेगा, ठीक है। तो बचेगा कौन सा, जो लास्ट ऑप्शन रहेगा वो ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ये इस टाइप से आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू पंचायती राज। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ये शायद हमारा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं कि हम लोगों ने क्या किया है, डेमोक्रेटिक तरीके से डिसेंट्रलाइज किया है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने पावर्स को सेंट्रलाइज नहीं करके डिसेंट्रलाइज किया। मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, व्हाट डज इट मीन्स दैट ईच एंड एवरी पावर इज विद द सेंटर। सेंटर के पास सारा पावर्स है और वो स्टेट्स को फ्लरिश होने नहीं देते। लेकिन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्युनिसिपैलिटीज ने क्या प्रूफ किया है कि हमने डेमोक्रेटिक तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन किया। मतलब पावर हम लोग जितना लो लेवल में देंगे, मतलब लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट में देंगे, लाइक पावर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम सेंटर टू स्टेट्स टू पंचायत्स, ठीक है। तो ये देख पाएंगे कि पावर जो है हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो वो किस शेड्यूल से रिलेटेड है, ऑप्शन ए 2nd, 8th, 10th या फिर 11th। तो एक बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑब्वियसली 11th शेड्यूल जो है इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज अ प्रिटी इजी क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने एचएस का भी तैयारी किया होगा तो भी ये क्वेश्चन का आपने तैयारी किया होगा, एंड बहुत बार तो मैंने भी आप लोगों से ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। देखिए एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अमेंडमेंट प्रोसीजर। अमेंडमेंट का प्रोसीजर से कौन सा जो है आर्टिकल रिलेटेड है, 268, 352, 356 या 368। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी 368 वुड बी द करेक्ट आंसर। इसमें हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट, Remember the word, High Court can issue writs issue करने का पावर टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इनमें से कौन से में हाई कोर्ट के पास पावर है टू इशू रिट्स, ठीक है। रिट्स इशू करने का पावर किसके पास है, हाई कोर्ट के पास कौन से आर्टिकल के तहत रिट्स इशू करने का पावर है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 32, आर्टिकल 35 या आर्टिकल 226। तो पता होगा आपकी ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 32 है, एंड आपके हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 226, ठीक है। अंडर आर्टिकल 226 हमारे हाई कोर्ट के पास जो है ये पावर है टू इशू रिट्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द गवर्नर टू इशू ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द स्टेट। तो जो ऑर्डिनेंसेस जो होते हैं ना, ऑर्डिनेंसेस इशू दो लोग कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया according to the constitution, according to article 123, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अंडर 123 प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंसेस, ठीक है, या फिर द प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, ऐसे मतलब लिखा हुआ है, प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस या फिर इशू ऑर्डिनेंस। सिमिलर पावर सेट ऑफ पावर्स आपके गवर्नर के पास भी है। तो गवर्नर कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं, ऑप्शन नंबर ए 210, 211, 213, 214। इतना याद रखिएगा कि 1, 2, 3 जो है इट इज फॉर प्रेसिडेंट। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, 1 का और 2 का पोजीशन चेंज कर लेंगे, तो 2, 1, 3 ये किसका है, गवर्नर का है, ऐसे याद करेंगे, ठीक है। 1, 2, 3 प्रेसिडेंट का है, ऑर्डिनेंस इशू करने का याद रखिएगा, ऑर्डिनेंस इशू करने का 1, 2, 3 प्रेसिडेंट का है, तो उसका बस 1 और 2 का पोजीशन चेंज करके आर्टिकल 213 जो है ये गवर्नर का हो जाता है पावर, ठीक है। इस आर्टिकल के तहत हमारे गवर्नर्स कैन इशू ऑर्डिनेंसेस। ओके, गवर्नर से याद आया, बिकॉज देयर इज अ चेंज ऑफ गवर्नर, द गवर्नर ऑफ असम हैज चेंज्ड रिसेंटली, सो इफ यू नो द आंसर लेट मी नो द नेम ऑफ न्यू ऑनरेबल गवर्नर ऑफ असम, ठीक है। न्यू ऑनरेबल गवर्नर ऑफ असम का आप मुझे नाम बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन, वी विल सी, ठीक है, कि आपको आता है कि नहीं आता, ठीक है। सो ये है इसका ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज original jurisdiction of Supreme Court. So Supreme Court says certain kind of jurisdiction, and original jurisdiction जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये वाले जो पावर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स रहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पास रहते हैं। बहुत टाइप के पावर्स रहते हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, एपिलेट जुरिस्डिक्शन है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन है, बहुत कुछ पावर्स जो है वो रहता है, ठीक है।
तो सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का जो पावर्स है ये कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 131, आर्टिकल 132, आर्टिकल 143 या फिर आर्टिकल 148। तो ये याद रखिएगा, अंडर आर्टिकल 131 आपका जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये इशू किया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ओरिजिनल है, एपिलेट है, ठीक है, फिर एडवाइस देना है। 136 जो है ना, 136 टॉक्स अबाउट कंप्लीट जस्टिस, ठीक है, कंप्लीट जस्टिस के बारे में बात करता है। तो ये सब थोड़े इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको सुप्रीम कोर्ट से के रिलेटेड जानना हो तो ये जो बेसिक्स है उसको भी एटलीस्ट ब्रश अप करके जाइएगा। बेसिक्स में जैसे कि कितने जजेस होने चाहिए, करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम क्या है, ठीक है, कितने जजेस हैं और करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम क्या है, कौन अपॉइंट करता है जजेस को, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। एंड कल एक क्वेश्चन भी आया था कि प्रेसिडेंट का ओथ कौन दिलवाते हैं, प्रेसिडेंट साहब का ओथ, ऑनरेबल प्रेसिडेंट का ओथ कौन दिलवाते हैं, तो वो आंसर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, तो ये जो पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इन सबको आपको अच्छे से करके जाना होगा क्योंकि ये सब बहुत एक्सटेंसिव तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लेकर आया था, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को जानना होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो है, ये आंसर जो है हम लोगों ने देख लिया 131 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। नाउ आर्टिकल तो आप लोग को मतलब मुखस्त हो जाना चाहिए अभी तक, तो आर्टिकल्स क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी राइट्स है तो वो तो मुखस्त हो जाना चाहिए था अभी तक आप लोगों को, एंड आई नो आप लोगों को हो भी गया होगा। तो आर्टिकल 30 जो है वो किससे रिलेटेड है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन या फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस जो है आर्टिकल 25 बात करता है। राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन ये भी आपके आर्टिकल 26 या 27 में है आई थिंक। एंड राइट टू माइनॉरिटीज ऑब्वियसली आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 जो है ये माइनॉरिटीज राइट्स के बारे में बात करता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो यहाँ पर मेजॉरिटी लिखा हुआ है इसीलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वुड बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, मनी बिल हैज बीन डिफाइंड। मनी बिल जो है ये कहाँ पे डिफाइन किया गया है? आर्टिकल 10, 110, 111, 112, 113। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली आर्टिकल 110। 110 विल बी द करेक्ट आंसर। बजट वर्ड कहीं पे भी मेंशन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल डू नो सर्टन थिंग्स दैट बजट ये वर्ड कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है। देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड बजट, देयर इज मेंशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वर्ड मेंशन है, ये वर्ड कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि बजट पेश करना चाहिए, नहीं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो होना चाहिए। तो मनी बिल याद रखिएगा 110, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112। ठीक है, which of the following constitution, which article of the constitution laid down the state shall take steps to organize village पंचायत? तो obviously village पंचायत जो है वो बनाने के लिए कौन सा आर्टिकल जो है वो मेंशन किया गया है? 36 जो है ये डीपीएसपी को डिफाइन करता है, 24 जो है ये फंडामेंटल राइट से बचा, 73 और 40। तो पता होगा आपको कि ये जो ऑर्गेनाइजिंग पंचायती राज है ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है। तो ऑब्वियसली डायरेक्टिव प्रिंसिपल अगर 36 से होता है तो 73 तक तो जाएगा नहीं, बचा गया आर्टिकल 40। तो आंसर क्या रहेगा? ऑब्वियसली आर्टिकल 40। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू वाटर ऑफ इंटरस्टेट रिवर वैलीज इज डन? ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डीप भी है। ठीक है, आई वुड नॉट मतलब डिनाई द फैक्ट दैट दिस इज अ थोड़ा सा डीप लेवल का क्वेश्चन, बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए मैंने ये लिया है बिकॉज कावेरी रिवर जो डिस्प्यूट है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट किस आर्टिकल के तहत जो है इंटरस्टेट जो वाटर डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है। 260, 61, 62 या फिर 263 होना चाहिए यहाँ पे। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर्टिकल 262। इसके तहत क्या है? रिवर जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इलेक्शन कमीशन अंडर विच आर्टिकल। आई थिंक अगर इस साल कोई आर्टिकल अगर इंपॉर्टेंट है, दिस विल बी द आर्टिकल, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन करने का बात करता है? 21, 22, 323 या फिर 324। तो सारा जो है ये हम लोगों ने HS लेवल में भी डिस्कस किया था। आर्टिकल 324 जो है ना, ये एम्पावर करता है टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सुपरिंटेंडेंस होना चाहिए। इलेक्शंस, जितने भी इलेक्शन कंडक्ट किए जा रहे हैं इंडिया में, सारा जुरिस्डिक्शन, सुपरिंटेंडेंस और पावर्स जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 324 में दिया गया है। किसको दिया गया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया है, ठीक है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेसिक्स आप लोग का चेक करेगा। एक ये आप लोग का भी एक काम रहेगा कि आप लोग सिर्फ वीडियोस देखें ना, वीडियोस को एक बार स्टॉप करें, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये रहा ऑप्शन सारे, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर सॉल्व हो रहा है देन आप समझ पाएंगे कि आपका प्रिपरेशन जो है किस लेवल पे है, ठीक है। 16 to 20, 15 to 19, 14 to 18 या फिर 13 to 17। तो राइट टू इक्वालिटी जो है, राइट टू इक्वालिटी जो है ये आपका 14 to 18 में है। अगर आपको पता हो 17, आर्टिकल 17 किसके बारे में बात करता है मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। देखिए अभी ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करना है आपको, कुछ ऐसे दिए हुए हैं, लिस्ट 1 और आर्टिकल्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ABCD को आपको 1 2 3 4 से मिलाना है और फिर यहाँ पे कोड ढूंढना है, ठीक है। तो हम साथ में सॉल्व करते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि मनी बिल, पहला हम लोग ये देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। हमने अभी क्या देखा? आर्टिकल 110, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या होगा? इसका A होगा, ठीक है। D का 1 होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं D का 1 मतलब D का 1 यहाँ है और D का 1 यहाँ है, C और A में है। तो हम लोग B को हटा देते हैं, D को हटा देते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं, हमने क्या देखा? हमने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर बजट देखा, ठीक है। बजट हमने किस में देखा? आर्टिकल 112 में। मतलब A का कितना होना चाहिए? A का आपका 2 होना चाहिए, ठीक है। A का 2 होना चाहिए। हम लोग यहाँ देखते हैं ये दोनों में A का 2, A का 2, ठीक है। ये दोनों है A का 2 मतलब अभी भी हम लोग पहुंचे नहीं है। अभी देखते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री जो एक्सेस ग्रांट्स है, ठीक है। अप्रोप्रिएशन बिल हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक है। अप्रोप्रिएशन जो बिल है ना, अप्रोप्रिएशन बिल जो है इट इज आर्टिकल अंडर आर्टिकल 114। तो मतलब C का 3 यहाँ है। तो ऑप्शन नंबर C वुड बी द करेक्ट आंसर। लेट अस सी करेक्ट है कि नहीं। ओके करेक्ट है, चलिए करेक्ट है, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन जो है मतलब रैंडमली पिक किया है, तो मतलब मैं भी अभी आप लोग के साथ ही सॉल्व कर रही हूँ। तो याद रखिएगा, ये दोनों याद रखिए, ठीक है। ये मैं डिनाई नहीं करूँगी, दीज आर थोड़ा सा टफर क्वेश्चन, बट मतलब थोड़ा आप लोगों को आना चाहिए आप, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा हाई हो जाएगा ना। तो मनी बिल याद रखिए, मनी बिल 110 है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये याद रखिएगा 112 है। ये दोनों को याद रखिए, बाकी तो कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अगला सेम वैसे टाइप का क्वेश्चन है, बट इस बार कमीशंस के बारे में। फाइनेंस कमीशन ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा 280 के अंदर है। तो देखते हैं A का होगा आपका 2, A का होगा आपका 2। तो यहाँ पहले हम लोग देख लेते हैं, मतलब A का 4 लिखा है, A का 4 लिखा है, तो बचा क्या? 2 2। फिर हम लोग देखते हैं कैग देखते हैं, ठीक है। फोर्थ वाला का क्योंकि अलग अलग है। कैग जो है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होगा आपका आर्टिकल 148। तो D का होगा आपका 1, D का 1 होगा। तो D का 1 वुड बी ऑप्शन नंबर B। ये रहा D का 1 होगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर B करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर B वुड बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। ये टाइप के क्वेश्चन थोड़ा ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करिए कि देखिए हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। The two provision of Constitution of India that are most clearly expresses the power of judicial review. Power of judicial review जो है ये कौन से 2 आर्टिकल्स के अंदर जो है ये मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये जो है आपका जो ये वाला आर्टिकल है आर्टिकल 32 एंड 226 उसके तहत जो है ये दिया गया है, ठीक है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू। अच्छा ये क्वेश्चन तो ये हो गया है पंचायत बनाने का। ऑप्शन नंबर B जो है ये करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है द मेंशन ऑफ द वर्ड जस्टिस इन द प्रियम्बल। देखिए प्रियम्बल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो प्रियम्बल आप लोग को आना चाहिए। प्रियम्बल जो है क्या क्या मेंशन करता है, ठीक है, कितना टाइप्स का जस्टिस मेंशन करता है, ठीक है। पहले तो प्रियम्बल क्या क्या बात करता है? जस्टिस, लिबर्टी,
इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये 4 वर्ड को मेंशन करता है प्रेम्बल, ठीक है। तो जस्टिस कितने टाइप का है? जस्टिस 3 टाइप का है। कौन कौन सा जस्टिस है? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक, इसको ना अंबेडकर साहब जो है ना इसको ट्रिनिटी के रूप में मानते थे कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस तीनों क्या है? ट्रिनिटी में है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सोशल जस्टिस होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ही वॉज एडवोकेट ऑफ दलित राइट्स बिकॉज दे वर सोशली ऑस्ट्रेसाइज्ड। इसकी वजह से क्या है कि उन्होंने सोशल जस्टिस को सबसे पहले डाला। इसीलिए आप प्रियम्बल भी देखेंगे ना, प्रियम्बल में भी पहला वर्ड जस्टिस के बारे में बात करता है और जस्टिस में भी सोशल जस्टिस के बारे में पहले बात होता है। सो सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस, जहां पे भी ऑप्शन मिले, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस नो, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल नो, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस, ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट आंसर, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म इज नॉट यूज्ड इन दी प्रियम्बल, ठीक है। प्रियम्बल में कौन सा वर्ड जो है यहाँ पे यूज नहीं किया गया है? तो आपने अगर अभी अपने बुक का कभी फ्रंट पेज अगर खोला हो तो वहां पे प्रियम्बल मेंशन होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया वैसे लिखा रहता है, ठीक है। तो वहां पर कौन सा वर्ड मेंशन नहीं है? रिपब्लिक, इंटेग्रिटी, फेडरल या फिर सोशलिस्ट, ठीक है। तो हमारा जो है इस वर्ड इसमें हमारा फेडरल नहीं मेंशन है, ठीक है। वी आर इंडिया, हम क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अभी थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया देती हूँ फेडरल और यूनियन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे फेडरल होता है ना, फेडरल जो होता है आपका स्टेट, फेडरल स्टेट क्या होता है? फेडरल और यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट्स, फेडरल और यूनियन ऑफ स्टेट्स में क्या डिफरेंस होता है? फेडरलिज्म के दोनों ही हिस्से हैं, ठीक है। फेडरल स्टेट्स क्या होता है? जैसे यूएस है, ठीक है, और यूनियन ऑफ स्टेट है इंडिया है, ठीक है। हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या होता है? फेडरल स्टेट में एक बड़ा स्टेट होता है, उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो इन अपने हर स्टेट के पास अपना खुद का एक पावर रहता है। जैसे आप यूएस चले जाएंगे तो आप 2 स्टेट के सिटीजन होंगे, जैसे आप वॉशिंगटन के भी सिटीजन हो सकते हैं, आप यूएस के भी, मतलब आपके पास क्या है? डुअल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप है, ठीक है। ये क्या है? फेडरल स्टेट, मतलब एक बड़े स्टेट्स को हम लोगों ने कार्व करके छोटा किया है एंड देन उस छोटे छोटे स्टेट्स का अपना पावर है। बट इन द केस ऑफ इंडिया वी आर यूनियन ऑफ स्टेट्स, दैट मीन्स ऑल स्मॉल स्टेट्स came together and they formed one union, ठीक है। ऑल स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स हो, प्रोविंसेस हो, सब एक साथ आए, दे केम टुगेदर, दे फॉर्म द यूनियन, इसीलिए वो क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। दिस इज डिस्ट्रक्टिबल, इसको हम डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, डिस्ट्रक्टिबल है ये स्टेट्स, ये चाहे तो अपने आप को डिस्ट्रक्ट करके अलग हो सकते हैं, बट इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल। द यूनियन ऑफ इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टिबल, इसको हम कभी भी डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। आप अपना मर्जी होगा तो आप नहीं निकल सकते, ठीक है। आपका मन हुआ कि आज आपको देश से अलग होना है, यू कैन नॉट डू इट बिकॉज आप यूनियन के पार्ट है, यू आर नॉट फेडरल, ठीक है, आप यूनियन के पार्ट हो, ये याद रखिएगा। एंड इंडिया में क्या चलता है? वी आर सिंगल सिटीजन, हम ऐसे नहीं है कि हमारे पास आसाम का हम अलग सिटीजन्स है, वी आर अल्टीमेटली वी आर इंडियंस ओनली, वी हैव ओनली वन सिटीजनशिप। याद रखिएगा, इंडिया में जो हमारा फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत वी आर ओनली वन सिटीजन। मतलब अगर आप जैसे यूएस में अगर आप चल जाएंगे, आप सिटीजन ऑफ वॉशिंगटन हो सकते हैं, आप सिटीजन ऑफ न्यू जर्सी हो सकते हैं, ठीक है, आप सिटीजन ऑफ ओक्लाहोमा हो सकते हैं, सिटीजन ऑफ टेक्सास हो सकते हैं, एंड आप साथ में ही सिटीजन ऑफ यूएसए भी है, मतलब डबल सिटीजनशिप है। इंडिया में वी आर जस्ट इंडियन, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। यू कैन बी ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, आपका डोमिसाइल अलग हो सकता है, लाइक आई कैन बी ऑफ स्टेट ऑफ असम, मेरा डोमिसाइल असम का है, पर मैं सिटीजन कहाँ की हूँ? मैं इंडिया की सिटीजन हूँ, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस, ठीक है, याद रखिएगा। यूनियन ऑफ स्टेट्स, फेडरलिज्म, थोड़ा सा मतलब बेसिक जो ये वर्ड है, ये फेडरल वर्ड जो है ये मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है, सो ये याद रखिएगा। Which of the following liberties is not embodied in preamble? कौन सा जो है ना जो वर्ड है, ठीक है, ये कौन सा ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। कौन सा वर्ड जो है ये मेंशन नहीं है, कौन सा टाइप का लिबर्टी मेंशन नहीं है? मैंने बताया ना, जस्टिस, फिर इक्वालिटी, फिर लिबर्टी, फिर फ्रेटर्निटी आता है, ठीक है। तो लिबर्टी में कौन सा लिबर्टी नहीं है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप, ठीक है। हमारे पास कौन कौन सा लिबर्टी है? लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ है, बट हमारे पास और हमारे पास लिबर्टी ऑफ वर्शिप भी है, बट हमारे पास इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, ठीक है। ये वर्ड मेंशन नहीं है इन दी
प्रीएम्बल, प्रीएम्बल में ये वर्ड जो है ये मेंशन नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। प्रीएम्बल में ये वर्ड जो है ये मेंशन नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक लिबर्टी ये वर्ड मेंशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है ये, फिर देखिए सीडीएस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा। देखिए हम लोग को ऑर्डर में बनाना है, ठीक है। इसको मतलब हम लोग को यहाँ पे लिखा है ना, इसको हम लोगों को फॉलोइंग को ऑर्डर्स में बैठाना है, ठीक है, कि पहला क्या आएगा। तो मैंने बताया ना सबसे पहले, क्योंकि अंबेडकर जी थे, उन्होंने मतलब उनका था ड्राफ्टिंग कमेटी के वो हिस्सा थे, तो उन्होंने सबसे पहले जस्टिस की बात की। तो यहाँ पर जस्टिस सबसे पहले कहाँ आएंगे, सबसे पहले जस्टिस वर्ड आएगा। दैट मीन्स 3 वुड बी, 3 नंबर 3 जो है ये पहले आएंगे। तो मतलब यहाँ पर ये हट गया, ये हट गया, 3, ठीक है। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, फिर क्या बात किया उन्होंने, लिबर्टी, लिबर्टी की बात की उन्होंने, ठीक है। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। फेथ एंड वर्शिप का भी उन्होंने बात किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 ये जो है बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 3-2। दैट मीन्स पहले जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और फिर यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन की बात की गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर वी वुड बी द करेक्ट आंसर। द सीक्वेंस वुड बी 3, 2, 1, 4, 5, C, ठीक है, करेक्ट आंसर। विच ऑफ द, ये देखिए मैंने अभी आप लोग को इतना सारा समझा ही दिया तो क्वेश्चन भी आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या फीचर नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट या फिर डुअल सिटीजनशिप। ऑब्वियसली हम जो है डुअल सिटीजनशिप नहीं, हमारे पास डुअल सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है। हम लोग फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है। फेडरल जो फेडरलिज्म है ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है। फेडरलिज्म जो है ना, फेडरलिज्म जो है ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। फेडरलिज्म में 2 टाइप के स्टेट्स हो सकते हैं, एक फेडरल स्टेट्स हो सकता है, एक यूनियन हो सकता है, ठीक है। एक फेडरल कंट्री हो सकता है, एक यूनियन कंट्री हो सकता है, दोनों फेडरलिज्म के तरीके हैं, ठीक है। तो फेडरलिज्म जो है ये हमारा बेसिक ही है, हम भी फेडरल स्टेट ही है, बट उसमें क्या है, वी आर यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग के पास फेडरलिज्म है अंडर आपका आर्टिकल 7 भी जो है, आर्टिकल 7 नहीं, जो पार्ट 7 है वो भी डिवीजन ऑफ पावर्स की बात करता है, राइट। तो ये सब फेडरलिज्म का ही पार्ट है, बट हम क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास डुअल सिटीजनशिप जो है वो नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा, हमारे पास डुअल सिटीजनशिप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अंबेडकर जी ने ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को, आर्टिकल 32 को जो है हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का है, ठीक है। Which of the following writs literally means we command, ठीक है। तो we have 5 writs, habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto। तो उसमें से कौन सा कहता है we command, ऑब्वियसली mandamus जो है वो कहता है, ठीक है, mandamus है। writs इशू करना आर्टिकल 32 के तहत एंड आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रिस्पेक्टिवली उनके पास ये पावर रहता है, ठीक है। In how many articles of Indian Constitution directive principles of state policies are mentioned? Article 36 to 51 talks about directive principles of state policy. Option number A. अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 वाज मेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। आप लोगों को लग सकता है 1975 है, एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि 3 बार हमने रिवोक किया है इमरजेंसी जो है, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 3 बार रिवोक हुआ है। फर्स्ट टाइम इन 1962 जब इंडो चाइना वॉर हुआ था, या फिर इसको हम लोग साइनो इंडिया वॉर भी कहते हैं, इंडो चाइना वॉर हुआ था। सेकेंड टाइम 1971 ड्यूरिंग इंडिया पाक वॉर, जिसको हम बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। एंड थर्ड टाइम विच वॉज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल वन 1975, दैट वॉज द डॉर ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी में। तो इसका आंसर क्या रहेगा, आर्टिकल ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1962, पहली बार जो है 62 में हम लोगों ने रिवोक किया था, ठीक है, सीनो इंडिया वॉर के समय। ओके, चलिए, विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। इफ यू हैव लाइक दिस सेशन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ट्राई टू अटेम्प्ट एंड सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे, जितना सॉल्व करेंगे आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप लोगों को इस टाइप के वीडियोस और चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू ब्रिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस टू यू guys, and we will meet in the next session. Till then, study hard. Thank you.